So hello and welcome back everyone to the fifth lecture of element of company law. Okay, तो ये elements of company law जो है ना, ये और एक वीडियो में खत्म हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो सिक्स्थ लेक्चर जो होगा, सिक्स्थ वीडियो जो होगा, वहां पे आपका ये जो elements of company law है, ये लंबा चैप्टर, बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो ये खत्म हो जाएगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से स्टार्ट करने वाले कि कंपनी जो है वो फॉर्म कैसा होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक बार देखते हैं कि पहले हम लोग क्या खत्म किए थे, कहां तक हम लोग ने पहले खत्म करके आए हुए हैं। वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड दिस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सो टुडे वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम हियर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। नाउ हाउ इज अ कंपनी फॉर्म्ड? What are the steps procedure to form a company? Okay, that is also known as incorporation of company. Incorporation of company मतलब वो steps बताओ मेरे को जिससे मैं कंपनी फॉर्म कर सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी से मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वाला फीलिंग आ रहा होगा कि सर आज हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है एक कंपनी जो है वो फॉर्म होता है। मैं फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जितना भी नॉलेज आपको CSET में है ना, वो लिमिटेड नॉलेज है, वो पूरा ज्ञान नहीं है। जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल में चले जाओगे तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का और ब्रॉडर डिटेल सीखने वाले हो कि इनकॉर्पोरेशन कंप्लीटली कैसे हो पाता है। तो मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि अगर आपने ना CSET का इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अगर आपने पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ लिया, तो आप एकदम एलिजिबल हो जाओगे कंपनी फॉर्मेशन के लिए। ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूटिव जब आप क्लियर कर लोगे, एग्जीक्यूटिव में जब आप आओगे, ब्रॉडर डिटेल सीखोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कंपनी फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसके बाद फाइनल है कि नहीं। तो आज हम लोग बस एक जितना भी टॉपिक्स आपके CSET मटेरियल में जो है वो दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, उतना ही हम लोग करने वाले। ठीक है, ओके, लेट्स डिग इनटू इट। सबसे पहले देखो क्या बताया कि यहां पे बताया कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। कभी कभार ना लॉ में जो ये मे है ना, ये कभी कभार अपने को ना शेल के जैसे लेना पड़ता है। मे तो मतलब क्या होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपकी मर्जी, ये होता है मे, है कि नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये होता है मे। लेकिन शेल अगर हम लोग यहाँ पे लिखे शेल, तो क्या हो जाएगा बेटा, होगा नहीं होगा ऐसा नहीं है। आप अगर कंपनी फॉर्म कर रहे हो ना, तो इसी वजह के मतलब यही एक रिस्ट्रिक्टेड लिमिट है, रिस्ट्रिक्टेड लिमिट है कि आपको इसी वजह से आपको कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया कि कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एन लॉफुल पर्पस। तो मतलब यहाँ पे क्या हम लोग ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कंपनी में मतलब क्या, में मतलब लॉफुल पर्पस के लिए आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो, या फिर अनलॉफुल पर्पस के लिए भी आप कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो। क्या हम लोग ये इंटरप्रेट कर पाएंगे? अगर नॉर्मल बच्चा जो है अगर वो देखेगा ये, तो उनको क्या लगेगा कि यार ये कंपनीज एक्ट में ना सर बताया कि आप लॉफुली आप एक कंपनी फॉर्म कर सकते हो, या फिर अनलॉफुली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मैंने उन बच्चों को बताना है कि देखो ये पर जो मे है ना, इट इज टू बी स्टडीड एज शेल। ओके, ये जो मे है ना, आप पढ़ो मे, बट आपको जब इंटरप्रेट करना है ना, तब यू हैव टू इंटरप्रेट इट एज शेल। ओके, तो मैंने जब लीगल एप्टीट्यूड आपको पढ़ाया है, वहां पे मैंने ये भी बताया था, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद है, ये वाला चीज का जो एग्जांपल है मैंने आपको दिया था। अंडरस्टूड? ओके, कोई बात नहीं, अगर याद नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे याद कर लो, एक ही बात है, आ जाओ। तो अ कंपनी शैल बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। ये में जो है लिखना में ही है, लेकिन जब आप इंटरप्रेट करोगे, समझने का कोशिश करोगे, इंटरप्रेट मतलब क्या, समझने का कोशिश। जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे चले जाओगे, आपको एक चैप्टर मिलेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये जो इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है, अपने भाषा में समझना। ठीक है, तो ये जो अपने भाषा में समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको मे को शेल पढ़ेंगे, तब आपको ये मीनिंग जो है ये उभर के आएगा। ठीक है, फॉर ए लॉफुल पर्पस, अनलॉफुल पर्पस के लिए नहीं फॉर्म करना। ओके, आ जाओ, उसके बाद आ जाओ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। Seven or more person where the company to be formed is a public company. 2 or more person where the company to be formed is a private company. 1 person where the company to be formed is a 1 person company. मैंने आपको लिमिट बताया था ना, मेंबर्स का कितना लिमिट होना चाहिए, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक मैंने आपको बता के रखा है सर कि कितना लिमिट होना चाहिए, मिनिमम से लेके मैक्सिमम, याद करो। यहाँ पे आ जाओ,
एक बार फिर से ये टेबल मैं लेकर आ गया हूं। तो ये टेबल जो मैंने बनाकर दिया है ना आपको, याद रखना चीन काल तक लेकर जाना है ये टेबल। मतलब क्या, जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाओगे, ठीक है, तब तक आपको ये टेबल लेकर जाना है, क्योंकि बहुत सारे पढ़ाई जो है वहां पे अपने को देखने को मिल जाएगा ये टेबल का फंडा। ठीक है, अगर ये टेबल आपको मेमोराइज हो जाए तो आप मतलब सब कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए। तो 1 पर्सन कंपनी के लिए क्या बताया उन्होंने, 1 मिनिमम मेंबर चाहिए, प्राइवेट के लिए 2 एंड पब्लिक के लिए 7। तो यही तो बताया है यहाँ पे। देखो, अगर आप किसी भी प्रकार का कंपनी जो है वो फॉर्म करना चाहते हो, अच्छी बात है, फॉर्म करना चाहिए सबको, लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो आपको 7 और मोर पर्सन चाहिए। आप प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो आपको 2 और मोर पर्सन चाहिए, मिनिमम 2, और अगर 1 पर्सन तो 1, है कि नहीं। उसके बाद आ जाओ, कंपनी किस प्रकार के होते हैं, मैंने बता के रखा है आपको। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। सर डिफरेंस क्या है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनी में, ये डिफरेंस क्या है? मेरे को एक बार डिफरेंस बताओ सर कि डिफरेंस क्या होता है। देखो, सबसे पहला डिफरेंस, मैं डिफरेंस बता रहा हूं, आप लिखते रहो। अगर आपको डिफरेंस लिखना है तो आपके मॉड्यूल में है नहीं, लेकिन यार ज्ञान जो है ना वो हमेशा जब मिल रहा हो, वो भी फ्री का ज्ञान, तब ले लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन हर फ्री का ज्ञान भी नहीं लेना चाहिए। जहां पे आपको ट्रस्ट है कि हाँ जी ये तो सही बोल रहा है बंदा, तब आपको वहां के ज्ञान को ले लेना चाहिए। आ जाओ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी में डिफरेंस क्या है मैं एक और बता देता हूं, ठीक है। इसका सेक्शन नंबर पहले लिख लो अगर आपको डिफरेंस जानना है, बहुत इजी होगा। इसका सेक्शन होगा 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट में भी 2 लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, इसका सेक्शन नंबर भी क्या है, 2 है, ओके। ब्रैकेट में फिर से लिखना है 2। उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी के लिए भी 2 लिखना है, ब्रैकेट में फिर से लिखना है 2। सेक्शन नंबर टफ नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, इसके आगे पीछे नंबर लगेंगे, टेंशन मत लो। तो ये जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है ना, इसका सेक्शन हो जाएगा 22, मतलब 2 सबसेक्शन 2, सॉरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, ठीक है। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का हो जाएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 21, ओके, 21, 22। और अनलिमिटेड कंपनी का हो जाएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 92, ठीक है। ये हो जाएगा अनलिमिटेड। ये एक डिफरेंस हो चुका है, ओके। उसके बाद और समझो मैं बता रहा हूं क्या है ना। मेरे को एक बात बताओ, लाइबिलिटी जो है यहाँ पे, लाइबिलिटी का जो है वो सब लिमिटेड लिख के रखे है, ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय ये वो, ठीक है। ये तो अनलिमिटेड लिख के रखा है। मेरे को एक बात बताओ, इसका जो लाइबिलिटी है, जो यहाँ पे जो बंदे रहेंगे ना, उनका कितना लाइबिलिटी हो सकता है, सोचो आप। शेयर्स का तो सबको पता है, जितना उन्होंने शेयर होल्ड करके रखा है, ठीक है, जितना अब उन्होंने शेयर होल्ड करके रखा है, ठीक है। अप टू, यहाँ पर लिखो, मैं बोल रहा हूं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये इस पोर्शन में लिखो, अप टू अनपेड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स। ये हो गया आपकी लिमिटेड के लिए, अप टू अनपेड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स, ये यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है, शेयर्स के लिए। और गारंटी के लिए आपको लिखना है, हाँ जी, अप टू अमाउंट that they have guaranteed in MOA, ठीक है। यहां पे लिखना है up to, लिखो फटाफट लिखो, up to amount that they have guaranteed in MOA। MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वहां पे जो उन्होंने लिख के रखा है ना कि मैं इतना गारंटी देता हूं इस कंपनी के लिए, ठीक है। तो गारंटी मतलब क्या होता है, मतलब पैसा की बात कर रहे हैं हम लोग। गारंटी यहाँ पे पैसा का बात हो रहा है। गारंटी कब दिया जाता है मैं आपको बताता हूँ एक चीज। आपने गारंटी दिया इस कंपनी को, बेटा कंपनी मैं इतना पैसा का आपको गारंटी देता हूं, कभी भी दिक्कत आ जाए तो इतना पैसा आप मेरे से मांग सकते हैं। वो हो जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। समझ में आ रहा है ना चीज। यहाँ पे गारंटी जो है ये मनी है। गारंटी कितना रुपए का गारंटी दिया उसने, समझ में आ रहा है। यहाँ का जो मेंबर्स है ना वो रुपए का गारंटी देता है, मैं इतने रुपए का गारंटी देता हूँ, आप कंपनी फॉर्म करो। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका। और अनलिमिटेड में क्या लिखना है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स शैल रिमेन अनलिमिटेड। यहाँ पे तो लिखना ही है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स शैल रिमेन अनलिमिटेड, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स शैल रिमेन अनलिमिटेड। तो ये जो 3 पॉइंट है ये लाइबिलिटी के ऊपर हो चुका है, isn't it? This all points are all about liability। अभी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं,
ये मैंने लिख दिया एल, ठीक है, लाइबिलिटी आपने लिख चिको यहाँ पे। और एक इधर पे लाइन बताओ, ये जो बंदे शेयर्स खरीदते हैं उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम उनको मेंबर्स बोल सकते हैं या फिर हम लोग उसको शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं, ओके। और जो गारंटी देते हैं उनको बस हम लोग मेंबर बोलने वाले हैं, शेयर होल्डर नहीं, क्योंकि शेयर्स यहाँ पे खरीदा बेची नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और जो अनलिमिटेड है ना भाई मेरे, अनलिमिटेड है, वहां पे हम लोग शेयर्स भी कह सकते हैं और शेयर होल्डर भी कह सकते हैं और मेंबर भी कह सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखो, मैं कंपनी का एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं कंपनी का एग्जांपल दूंगा कौन सा कंपनी है ऐसा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ और एक बताओ चीज, अब ये देखो बात भाई, ये जो शेयर्स है ये गारंटी का पैसा है, शेयर का पैसा, इसका डिफरेंस क्या है सर? अगर गारंटी में पैसा मैं लगाऊं या फिर शेयर में पैसा मैं लगाऊं तो डिफरेंस क्या है सर? देखो, शेयर का जो पैसा है ना वो तो कंपनी कभी भी मांग सकता है, आज मांग सकता है, कल मांग सकता है, परसों मांग सकता है। देखो, अलॉटमेंट करने के बाद फर्स्ट कॉल में मांग सकता है, सेकंड कॉल में मांग सकता है, थर्ड कॉल में मांग सकता है, साल में कभी भी मांग सकता है कंपनी। लेकिन ये जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है ना भाई मेरे, इसमें ना कंपनी पैसा तभी मांग सकता है जब कंपनी वाइंड अप के कगार पे हो, DING, वाइंडिंग, वाइंडिंग अप, ठीक है, वाइंडिंग अप के कगार पे। सर वाइंडिंग अप के कगार मतलब जब कंपनी बंद हो जाएगा, कंपनी बंद होने वाला है, तभी कंपनी मांग सकता है क्या? वो गारंटी वाला पैसा। गारंटी वाले जो लोग जो है ना उनका नाम लिखा होता है MOA में, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है उनका नाम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA में लिखा होता है उनका नाम, ठीक है। एक बार उनको ये नाम लिख दिया ना तो कंपनी जब बंद हो जाएगा, वाइंडिंग अप के कगार पे होगा, तब बुला सकता है कंपनी फॉर दैट गारंटी मनी। साल में कभी भी वो गारंटी मनी के लिए ना बुला नहीं सकता कंपनी, कंपनी को तभी बुलाना पड़ेगा जब कंपनी बंद होने के कगार पे हो। समझ में आ रहा है? और शेयर का क्या बेटा, साल में कभी भी आप बुला लो, आपको तो देना ही है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। पता ही है आपको, अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, अगर साइंस के स्टूडेंट हो ना तब भी आपको पता चल जाएगा। देखो अच्छे से समझे ना, शेयर में क्या होता है, साल में कभी भी पैसा मांग सकते हैं, और गारंटी में जब कंपनी बंद होने की कगार पे हो तब पैसा मांग सकते हैं। समझ में आ रहा है? और अनलिमिटेड कंपनी का क्या चक्कर है सर? ये भी बेटा ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी का क्या है, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप वो कॉल मनी मांग सकता है, ठीक है। वाइंडिंग, अनलिमिटेड कंपनी और गारंटी कंपनी का एग्जांपल मैंने आपको देकर रखा है। क्लियर है भाई मेरे? इजी है भाई मेरे? और एक सुनो ना, और एक मैं एग्जांपल दूं, सुनो। एग्जांपल नहीं, इस बार कंपनी का नाम बता दूंगा मैं, ठीक है, कि कौन सा कंपनी है। तो मैं इरेज करता हूं, ये लिख लिए ना सब लोग भाई मेरे, लिख लो यार, फ्यूचर में काम आने वाला, ओके। ये मतलब बेसिक है, अगर ये नहीं करोगे ना तो कंपनी लॉ मतलब कंपनी सेक्रेटरी क्या बनने वाले हो आप? बेसिक है, ABCD अगर आपको नहीं पता तो कंपनी सेक्रेटरी बन के क्या कर लोगे, है कि नहीं? तो वही बात है, आपको तो सिलेक्शन में रुक जाएगा आपका, तो इसीलिए ना अच्छे से कंसेप्ट, ओके। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का तो बहुत सारे एग्जांपल है भाई मेरे। हाँ, रिलायंस पे ले ले हम, सबसे टॉप मोस्ट रिलायंस, ओके, लिमिटेड बाय शेयर्स। और गारंटी वाला ले लो, गारंटी वाला ले लो, हाँ जी, भारत लिखो, मैं बताता हूं, भारत लिखो, BHARAT, भारत लिखा, उसके बाद लिखो एग, EGG, भारत एग लिखा। प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन लिखो, प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, भारत एग प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन। और एक मैं आपको बताता हूं, अनलिमिटेड कंपनी जो है उसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। कभी मतलब आपके घर परिवार में या फिर आपके भाई बंधु में या फिर आपके मामा चाचा कोई भी, या फिर रिश्तेदार या फिर नेबर्स, ठीक है, इस कंपनी का जो नाम है ना ये तो जरूर सुना होगा। देखो जरा, ये नाम याद आ रहा है? हाँ जी, ये नाम याद आ रहा है? बताओ क्या है? एमवे इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, ओके, इट्स अ प्राइवेट कंपनी, इट्स अ प्राइवेट कंपनी, बट व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इट इज? इट इज अनलिमिटेड कंपनी, ओके। अनलिमिटेड का फीचर्स है इसमें,
समझ में आ रहा है? क्लियर है? एमवे, हाँ जी। टूथब्रश, हाँ जी। ग्लिस्टर, ग्लिस्टर याद आ रहा है? वो टूथपेस्ट, हाँ जी, ग्लिस्टर। उसके बाद यार एडवर्टाइजमेंट तो दिखाते हैं फरहान अख्तर जो दौड़ता रहता है इतना स्पीड में। भैया अगर ये मेडिसिन खा के वो स्पीड में दौड़ रहा है ना तो बकवास बात है ये सबसे बड़ा। आ जाओ, मिल्खा सिंह ने तो नहीं खाया था एमवे का प्रोडक्ट, फिर भी आ जाओ। ओके, सो ये खत्म हो चुका है। अभी इधर देखो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। यहाँ से लेके यहाँ तक रीड, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक रीड। मैंने पहले यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आपको रीड करना है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना है। नेक्स्ट आओ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का अगर कंपनी को मेरे बस चले ना, मेरा अगर बस चले इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में आपको ऐसा समझाऊं सेक्शन नंबर डाल के ऐसा समझाओ ना कि मतलब आप बोलोगे भगवान, मतलब मैं इस पृथ्वी से ना निकल लेना चाहता हूं अभी से। तो इसलिए मैं आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बस इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जितना है उतना ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है कंपनी। इनकॉर्पोरेशन मतलब बेसिकली कंपनी कैसे हम लोग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पूछते कोई कि मम्मी आपने ये डिश कैसे बनाया, इतना टेस्टी वाला डिश, तो मम्मी ने अगर असल फॉर्मूला जो रियल फॉर्मूला है ना वो आपको बता दिया ना तो आप पागल हो जाओगे कि ये मसाला देना है, वो मसाला देना है, ये मसाला देना है, वो मसाला देना है, ये वो। तो मम्मी शॉर्टकट में आपको बोला बस ये वेजिटेबल्स चाहिए, एक चाट मसाला चाहिए, ये बस गर्म करो, ये करो, स्टीर करो, हो गया बेटा। तो ये होता है मम्मी का फॉर्मूला। तो मैं मम्मी का फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, आपको जितना इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है उतना ही पढ़ाने वाला हूँ और एग्जाम में उतना ही आने वाला है आपके लिए। एग्जीक्यूटिव लेवल में ब्रॉड से सीखेंगे, बढ़िया से। ओके, आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है, देखो, एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी शैल बी फाइल। एक तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा आपको क्योंकि आपको रजिस्टर कराना है ना कंपनी को। शैल बी फाइल विद द रजिस्ट्रार। सर ये रजिस्ट्रार कौन है? सर ये रजिस्ट्रार कौन है मैं आपको एक बता दूं। कंपनी का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है ना, ओके, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहते हैं हम लोग। कंपनी आपको फॉर्म करना है, अगर कंपनी आपको बनाना है तो आपको कंपनी फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार में, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा रजिस्ट्रार में। रजिस्ट्रार में बहुत सारे भयानक पावर्स रहते हैं, मतलब नॉर्मली ये पुलिस स्टेशन रहता है, ठीक है। नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो ये पुलिस स्टेशन है कंपनीज का, समझ में आ रहा है? सब डिटेल रहेगा इसमें आपका, ओके। और आप अगर कंपनी रजिस्टर करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है, हम लोग उसको आरओसी कहते हैं। आरओसी पॉपुलर वर्ड है, सुन लो, आरओसी। बाद में आपको यही वर्ड जो है जपना पड़ेगा। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार, रजिस्टर नहीं है, समझो, रजिस्ट्रार है। प्रोनाउंसिएशन जो है ना ऊपर वाले जबरे में ना जो आर है ना वो लगाओ, रजिस्ट्रार, ओके। रजिस्ट्रार विद इन, रजिस्ट्रार क्या होता है? आरओसी। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार मतलब रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ओके। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फुल फॉर्म है आरओसी का। रजिस्ट्रार को आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एप्लीकेशन भेजना है। उसके बाद देखो, उस जुरिसडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड विद सिचुएटेड इनफॉर्म। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सा बात है, इतने से इतना समझना है। ये इंडिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंडिया ड्रॉ करके दिखाऊं, नहीं ड्रॉ तो नहीं कर सकता, फिर भी मैं आपको दिखाता हूं। पकड़ लो, ये इंडिया है, पकड़ लो, ओके। तो भैया बहुत बड़ा है इंडिया अपना, ये डिवीजन है, ये अपना महाराष्ट्र आ गया, ये अपना ये आ गया, वो आ गया, ये अपना नॉर्थ ईस्ट वाले, ये अपना कलकत्ता वाले, बिहार वाले, ये वो, ठीक है, सब आ गए यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और सब आ गए इधर पे। तो यार यहाँ पे जो है ना रजिस्ट्रार की बस एक होने वाला है, रजिस्ट्रार क्या बस एक होने वाला है पूरे इस एरिया में? बस एक रजिस्ट्रार बनने वाला है? नहीं ना, या फिर एक ही रजिस्ट्रार होने वाला है? बताओ मेरे को, इंडिया में बस एक रजिस्ट्रार होगा? नहीं, ठीक है। तो रजिस्ट्रार एक जो कंट्री है ना उसमें बहुत सारे रहते हैं, कितना रहता है नहीं रहता है सब आपको बता दूंगा मैं। फिलहाल आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है नहीं, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि बेसिक तो जानना ही है ना भाई। एबीसीडी नहीं पढ़ोगे तो आई लव यू कैसे बोलोगे? एबीसीडी पूरा जानना है ना पहले, तो वही है। तो इधर पे आ जाओ, ये है, ठीक है, इंडिया। तो पकड़ लो, मैं एक शॉर्टकट में एग्जांपल यहाँ पे जितना लिखा है वो एक बार पहले आपको बता दूं मैं। पकड़ लो, आप रहते हो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आप रहते हो, वहां का जो रजिस्ट्रार है ना, वहां पे एक रजिस्ट्रार है फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद पकड़ लो, मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल आप रहते हो दिल्ली में, दिल्ली में एक रजिस्ट्रार है,
तो आपका कंपनी जो है ना वो है दिल्ली में, आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो आपका कंपनी जो है वो आप दिल्ली में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, तो क्या बेटा आप जाके वेस्ट बंगाल के रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रेशन करने वाले हो कि दिल्ली के रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रेशन कराने वाले हो? ऑब्वियसली दिल्ली के रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रेशन कराने वाले हो। तो यहाँ पे यही बताया है कि whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated। jurisdiction मतलब जिसके इलाके में वो कंपनी का जगह जो है वो मतलब रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कंपनी दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में जो रजिस्ट्रार है ना उसके कंट्रोल, उसके एरिया के अंदर आप वेस्ट बंगाल में रजिस्टर नहीं करा सकते हो, क्योंकि आपको दिल्ली में कॉर्पोरेशन करना है, ठीक है। उसके जुरिस्डिक्शन में पड़ना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस। समझ में आ रहा है? प्रपोज सिचुएटेड within whose the jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated। तो रजिस्ट्रार वाला चक्कर आप समझ चुके हो। आपको क्या करना है, अगर आपको दिल्ली में जो है आपको कंपनी खड़ा करना है ना, बेसिकली कंपनी खड़ा करना है, इसको अगर हम शॉर्टकट में बोले तो आपके कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, समझो रजिस्टर्ड REGISTERED रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहां पर है? रजिस्टर्ड ऑफिस, आपके कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहां पर है? दिल्ली पे है। तो आपके कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना वो जिस रजिस्ट्रार के एरिया में पड़ता है, जो इस रजिस्ट्रार ROC के एरिया में, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के एरिया में पड़ता है ना, उसी रजिस्ट्रार में जाके आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर ये जो रजिस्ट्रार है ROC है, इसका जुरिस्डिक्शन में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आता है, तो आपको यहीं पे जाके आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन कराना है। समझ में आ चुका है? ये लाइन क्लियर है? अभी थोड़ा बेसिक समझ लो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं होगा। बेसिक भाई मेरे, बेसिक बहुत भयानक इंपॉर्टेंट है। सबको ये वाला चीज पता है ना? एमसीए का फुल फॉर्म सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। ये जो एमसीए है ना इंडिया में, ये ना 7 जोन में डिवाइडेड है। ओके, एमसीए जो है ये इंडिया को ना 7 जोन में डिवाइड करके रख दिया भाई ने, ठीक है। 7 जोन में डिवाइड करके रख दिया। नॉर्थ है, साउथ है, कितना जोन्स है देखो मैं आपको बताता हूं। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। उसके बाद क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट भी तो होगा ही, वेस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट होगा। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद और एक बता दो, साउथ ईस्ट हो चुका है। कितना हो चुका है? 1 2 3 4 5 6 7 जोन हो चुका है। तो जो एमसीए है ना इंडिया को 7 जोन में बांट के रख दिया। नॉर्थ जोन जो है ना वो कौन सा एरिया है पता है? आपको बता दूं मैं, दिल्ली है। उसके बाद चेन्नई, साउथ जो है वो चेन्नई। ईस्ट कौन सा बेटा? कलकत्ता। ओके, वेस्ट, हाँ जी वेस्ट में तो एक ही है भाई मेरे, मुंबई, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा भाई? नॉर्थ ईस्ट में है शिलोंग। ओके, नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग। नॉर्थ वेस्ट में कौन है? अहमदाबाद। अहमदाबाद है अपने नॉर्थ ईस्ट में। ओके, अरे दया बहन की घर, दया बहन की क्या कहते हैं इसको, मायका, दया बहन का मायका कहां पर है? हाँ जी अहमदाबाद में है ना सबको, जेठालाल। ओके, आ जाओ। उसके बाद साउथ ईस्ट में क्या है? हैदराबाद। ओके, साउथ ईस्ट में है हैदराबाद। ये आपका 7 जोन्स है। एमसीए ने इंडिया को 7 जोन में डिवाइड करके रख दिया है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, उसके बाद शिलोंग, अहमदाबाद एंड हैदराबाद, ठीक है। इसमें डिवाइड करके रख दिया। अभी सुनो, ये 7 जोन में एक अपॉइंटेड ऑफिसर रहता है। ओके, 7 जोन में एक अपॉइंटेड ऑफिसर रहता है, जिसको कहते हैं हम लोग रीजनल डायरेक्टर, ठीक है। ये जो 7 जोन है ना, 7 जोन में एक ऑफिसर रहता है, एक जो है ऑफिसर रहता है ईच 7 जोन्स में। मतलब दिल्ली में एक है, कलकत्ता में एक है, ये चेन्नई में एक है। ओके, तो ये जो ऑफिसर है इसको हम लोग क्या बुलाते हैं पता है? इसका नाम क्या है? रीजनल डायरेक्टर है, हम लोग RD कहते हैं इसको, RD, रीजनल डायरेक्टर। ओके, उसके बाद सुनो, रीजनल डायरेक्टर का काम क्या होता है? एग्जीक्यूट करना होता है कंपनी को क्या करना होता है? बनाना होता है। कंपनी को लेकर जो कुछ भी है सब कुछ उसको करना पड़ता है। समझ में आ रहा है?
तो एक रीजनल डायरेक्टर का काम है। लेकिन भैया एक भला बंदा रीजनल डायरेक्टर इतने सारे कंपनीज एक एरिया में, पकड़ लो दिल्ली में जो रीजनल डायरेक्टर है वो पूरा दिल्ली को संभाल लेगा, एक बंदा अकेला सब कंपनी को संभाल लेगा? वो पॉसिबल नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया पता है, ये जो रीजनल डायरेक्टर है ना भाई, इसने क्या किया, 22 ROCs बनाया। क्या बनाया? 22 ROCs। ये जो रीजनल डायरेक्टर है ना, ये जो रीजनल डायरेक्टर है, इन्होंने 22 ROC बनाया। ये जो रीजनल डायरेक्टर है ना, इसने 22 ROC बनाया। ROC बनाए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, 22 ROC बनाया। और क्या बनाया उसने? बना 23 ऑफिशियल लिक्विडेटर। 23 ऑफिशियल, लिखो आराम से लिखो, ऑफिशियल लिक्विडेटर, LI, मैं स्पेलिंग बोलता हूं, लिखो आप, LIQUIDATOR, ठीक है, लिक्विडेटर लिख लेना, DATOR, लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, सुनो, ये करता क्या है, सुनो। ये जो 22 ROC है ना, ये कंपनी को जन्म देता है 22 ROC। ROC में क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में कंपनीज को जन्म दिया जाता है। और 23 लिक्विडेटर्स है भाई मेरे, 23 लिक्विडेटर्स है। लिक्विडेटर किसको कहते हैं पता है? जो कंपनी को बंद करते हैं, जो कंपनी को बंद कर देते हैं, समझ में आ रहा है? लिक्विडेटर का काम क्या रहता है? कंपनी को बंद करना। और 22 ROC को कंपनी को जन्म देना होता है उनका काम। अभी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे, सर जन्म देने के लिए सिर्फ 22 माता है और कंपनी को बंद कर देने के लिए 23, सर क्यों? देखो बेटा, अपना जो इंडिया है ना, वो बहुत ही मतलब भयंकर तरीके से भ्रष्ट मतलब हो चुका था, अभी भी है, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा चेंज हो चुका है, नहीं बेटा, अभी भी भ्रष्ट है बहुत प्रकार से। तो मतलब जितना इन कैलकुलेशन अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, जितना अच्छे कंपनीज है ना, उससे कंपैरिजन में ना बहुत सारे बुरे कंपनीज भी है। तो बहुत सारे बुरे कंपनीज जो है, जो कि कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करते हैं, कंपनीज एक्ट को 2013 को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको तो क्या करना होगा? लिक्विडेट कर देना होगा, बंद कर देना होगा, शट डाउन कर देना होगा। लिक्विडेट मतलब बंद कर देना, ठीक है, वाइंडिंग अप कर देना होगा, कुछ ना कुछ कर देना होगा, उसको बंद कर देना होगा हमेशा हमेशा के लिए। तो उस चीज के लिए अपने को ज्यादा बंदे चाहिए, ठीक है, उस चीज के लिए क्या करना चाहिए? ज्यादा बंदे चाहिए, ठीक है, क्योंकि भ्रष्ट कंपनी ज्यादा है, जो कि कंपनी फॉर्म तो कर लेते अच्छे तरीके से, लेकिन उसके बाद इलीगल बिजनेस में घुस जाते हैं, तो वो कंपनी ज्यादा, इसलिए उन्होंने 23 लिक्विडेटर्स को रखा है। ओके, 23 लिक्विडेटर्स को उन्होंने रख दिया है, समझ में आ रहा है? 22 ROC है ना, ये जो 22 ROC है और 23 लिक्विडेटर्स है, ये डिवाइडेड है पूरे इंडिया में, अलग अलग जगह पे वो लोग डिवाइडेड है। ये हो गया आपका बेसिक नॉलेज। तो भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज लिख लेना, मैं जो बताया हूँ आपके मटेरियल में है नहीं है बात, लेकिन आपको ABCD आना चाहिए, मैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तक एक टॉपिक खत्म नहीं हुआ, लेकिन बेसिक जो है, पकड़ जो है, ग्रिप जो है ना, इन कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके हिसाब से, उनके कंपैरिजन में अपना ग्रिप बहुत ज्यादा भयंकर हो चुका है। देखो अच्छे से, क्योंकि बेसिक आना मतलब बहुत कुछ आ जाना। ओके, अमाउंट यहां से लेके यहां तो रीड करना था, इसके बाद ये हो गया ROC। ओके, इन फॉर्म स्पाइस, अभी समझो, यहां से आते हैं हम लोग, आ जाओ अपने क्या पढ़े हैं हम लोग अब तक हम लोग ने देखा कि सर रजिस्ट्रेशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है, उस ऑफिस में अपने को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में? स्पाइस फॉर्म में। स्पाइस फॉर्म में, फॉर्म का नाम क्या है? स्पाइस। ओके, स्पाइस फॉर्म, INC 32 उसको कहते हैं, और फॉर्म का नंबर क्या है? INC 32। ओके, उसके बाद देखो, along with fee as provided under the companies, along with fees as provided under the companies। स्पाइस का जो है, किसी को पता है कि नहीं, लेकिन रिसेंटली 2020 में ना स्पाइस का बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ चुका है। पहले स्पाइस में पता है आपको, बस 5 सर्विसेज दिया जाता था। मतलब स्पाइस फॉर्म ऐसा है ना कि उस फॉर्म को लेके ना आप डायरेक्टर के डीन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टर का डीन क्या सर? डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर को कहते हैं हम लोग DIN। डीन क्या होता है?
कि अगर आपको कंपनी में डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर बैठना है ना, तो आपको एक लाइसेंस होना होता है ना, तो वो लाइसेंस होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो डीन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो इस स्पाइस फॉर्म में। कंपनी का जो नाम है, सोचो यार कंपनी आप फॉर्म करने वाले हो तो नाम के लिए रिजर्व करके रखना होगा कि नाम, या कि मतलब आप खुशी में आप जब चाहे आप नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं होता है। तो कंपनी का नेम रिजर्वेशन जो है ना, वो भी स्पाइस फॉर्म में हम लोग कर देते हैं। स्पाइस फॉर्म में हम लोग कर देते हैं नेम रिजर्वेशन। ओके, तो ऐसे करके ना बहुत सारे फैसिलिटीज थे, लेकिन उसका जो फैसिलिटीज है वो बढ़ चुका है। अभी स्पाइस फॉर्म रिसेंटली 2020 में एमसीए ने अपडेट नहीं किया, अपने पढ़ाई लिखाई में अभी वो है नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, यूट्यूब पे सबसे पहले वो जो स्पाइस फॉर्म का अपडेट आया है ना, वो मैंने डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे, स्पाइस फॉर्म का अपडेट। बहुत सारे बंदों को जो एजुकेशन फैकल्टी से बिलोंग करते हैं उनको भी पता नहीं कि स्पाइस फॉर्म का अपडेट आ चुका है। पता क्यों नहीं है? क्योंकि सर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में अभी तक इंक्लूड किया नहीं ना उन्होंने। तो मेरे को तो क्या है, मेरे को बस नॉलेज गेन करना होता है, कहाँ पे क्या दे रहा है वो अपने को ढूंढ करके निकालना होता है कि यार कौन सा अपडेट। और अगर आप अपडेट रहोगे, अपने आप को अपडेट करके रहोगे तो बढ़िया होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, चैनल पे आप जाकर देखोगे तो स्पाइस फॉर्म का अपडेट जो है उसको हम लोग ने नया नाम दिया है। हम लोग नहीं, एमसीए ने नया नाम दिया, उसको कहते हैं हम लोग स्पाइस प्लस। उसका नया नाम हो चुका है स्पाइस प्लस। अभी जो स्पाइस फॉर्म है यहाँ पे लिखा है स्पाइस, उसका नाम हो चुका है स्पाइस प्लस, क्योंकि वहां पे एडवांस आ चुका है। जैसे नहीं होता है डांस प्लस, वैसा सेम ही है स्पाइस प्लस। ठीक है, तो वो काम था स्पाइस प्लस का। तो आपको अगर इंटरेस्टेड है लॉ में कि यार मेरे को भी जानना है वो चीज, अभी तक इंस्टीट्यूट के मटेरियल में वो आया नहीं है। लगभग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको पता करना है कि स्पाइस प्लस में ऐसा मतलब क्या, डांस प्लस जैसा क्या नया तड़का लगा के दिया है इंस्टीट्यूट मतलब एमसीए ने, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा नीचे में, ओनली फॉर दोस स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन इट। ओके, बाकी स्टूडेंट्स मतलब डोंट टेक इन काइंड ऑफ हेडेक। ओके, आ जाओ। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का पहला पॉइंट क्या करना है, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देना है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कौन से फॉर्म में? स्पाइस फॉर्म में। और उसके साथ आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। प्रिस्क्राइब्ड फीस, जितना आपका फीस है ना, उसका प्रिस्क्राइब्ड जो फीस उनको मतलब फीस भी तो देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। प्रिस्क्राइब्ड फीस मतलब एमसीए ने जितना बोला है अपने को फीस पे करने के लिए, उतना फीस पे करके आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। एप्लीकेशन के साथ आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होगा, जितना जो डॉक्यूमेंट्स आरओसी आपसे मांगेगा, सब डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन। नेमली देखो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। एक तो बेटा मेमोरेंडम एमओए, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स मतलब समझो एमओए है एक होता है एओए। ठीक है, एओए एक होता है एओए। ये हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और आर ए से हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये हो जाना चाहिए आपका। ओके, साइंड बाय ऑल दी सब्सक्राइबर्स, मतलब जो सब्सक्राइबर्स है, जितने भी सब्सक्राइबर्स है, पहले सब्सक्राइबर्स मतलब क्या सर, जब कंपनी फॉर्म करने से पहले जो कंपनी फॉर्म कर रहा है वो। ठीक है, उसके बाद देखो डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम बाय एन एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, company secretary in the practice who's engaged in the information of the company by any person named the articles of the director, managing or company secretary, that all the requirement of the act and rules made thereunder in the respect of the registration matters precedent or incidental thereto have been complied with। सिंपल सा बात है, मैं समझा रहा हूँ आपको, इतना ज्ञान नहीं लेने का, सिंपल सा बात है। आपको क्या करना है, पहले में तो मेमोरेंडम एमओए एंड एओए का जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर आप जाओ। ठीक है, साइन कर देना चाहिए। जितने भी बंदे कंपनी खोलना चाहते हो, वो जो सब्सक्राइबर्स है उसको लेके आप कंपनी खोल डालो और लेकर जाओ। ठीक है, एमओए ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है? एमओए एओए। उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट समझो, डिक्लेरेशन बाय एनी एडवोकेट, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट कह लो, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट कह लो, कोई भी एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी से एक जो है सर्टिफिकेट लेकर जाओ। सर्टिफिकेट कौन सा? सर्टिफिकेट की कंपनी के फॉर्मेशन में ना जितने भी प्रकार के लॉस है ना, वो कंपनी जो है वो कंप्लाई किया। देखो, कंप्लाइड विद जितना भी रूल्स फॉलो करना था, कंपनी ने रूल्स जो है वो फॉलो कर दिया। ओके, रूल्स जो है वो फॉलो कर दिया, उसका एक सर्टिफिकेट लेकर जाओ। समझा? उसके बाद आ जाओ, directors if any in the article that he has not convicted of any offense in connection with the promotion, formation or management of any company, or he has not been found guilty of any fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this act or any previous company law during the preceding 5 years, and that all the documents filed
with the registrar for the registration of the company containing information that is correct and complete, true and best office knowledge and belief. डायरेक्टर्स देखो, डायरेक्टर्स से भी सर्टिफिकेट निकल जाना भाई। डायरेक्टर्स जो है कंपनी का, डायरेक्टर्स जो बैठने वाले हैं ना, कंपनी को चलाने के लिए जो डायरेक्टर्स बैठने वाले हैं, उससे ना बेटा लिख के लेकर आओ, ठीक है, लिख के लेकर आओ कि उसने 5 साल तक, पिछले 5 साल तक, आज से कैलकुलेट करके पिछले 5 साल तक उसने कोई भी कुकर्म नहीं किया है। कुकर्म का बहुत सारा रंग होता है, रंग रूप होता है। देखो, फाउंड गिल्टी, ठीक है, फाउंड गिल्टी, फ्रॉड, मिसफियंस, ब्रीच ऑफ, कहाँ है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, उसके बाद टू एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years। तो 5 साल पहले तक उसने कोई भी प्रकार का कुकर्म उसने नहीं किया है, समझ में आ रहा है, या फिर कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। ओके, इन कनेक्शन टू द प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी बनाते वक्त वो कोई भी किसी भी प्रकार का ऑफेंस नहीं किया, मतलब पकड़ लो यार, किसी का मर्डर वर्डर नहीं करवा दे कंपनी फॉर्मेशन कराने के लिए, समझ में आ रहा है ना। वो बंदा अपने बीच में आ रहा था, काम के बीच में आ रहा था, मैंने सुपारी देके उसको टपका दिया, ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए। तो ये लिख के लेकर आओ डायरेक्टर से, समझ में आ रहा है। 2 लिखाई चाहिए, एक लिखाई चाहिए कि कंपनी ने हर रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किया फॉर्मेशन करने के लिए, और उसका सर्टिफिकेट आप चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कोई एडवोकेट हुई पकड़ लो, उससे आप लेकर आओ, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। और क्या चाहिए सर? एड्रेस चाहिए भैया, एड्रेस तो दे पाओगे आप इजी से। एड्रेस चाहिए, एड्रेस फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस टिल इट इज रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश, ठीक है। एड्रेस चाहिए जब तक कि ना आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, आप एस्टैब्लिश ना कर लो, ठीक है। आप स्टार्टअप हो, आप क्या हो, स्टार्टअप हो। तो स्टार्टअप बंदे क्या करते हैं पता है? मैं आपको एक चीज बताऊं, स्टार्टअप बंदे क्या करते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, किस किस ने वो फैमिली मैन वाला, दी फैमिली मैन वाला वेब सीरीज देखा है? फैमिली मैन वाला वेब सीरीज देखा है नेटफ्लिक्स पे? अगर आपने देखा है तो उनके लिए समझो बेटा, अच्छा कंटेंट जो है ना वो देखना चाहिए, बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। वहां पे जो बंदा स्टार्टअप करता है, उसका जो वाइफ है, मनोज बाजपेयी का जो वाइफ था वहां पे, वो जो स्टार्टअप के लिए वो जाती है, तो वो जाकर क्या देखती है कि स्टार्टअप कंपनी जो खोला ना उसके फ्रेंड्स लोगों ने, स्टार्टअप कंपनी तो खोल लिया, लेकिन वो कॉफी शॉप में स्टार्टअप के मतलब वो वहां पे बैठ के काम करता है। तो उसका कोई पर्टिकुलर रजिस्टर्ड है नहीं स्टार्टअप का अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का पर्टिकुलर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं हो पाया, लेकिन वो लोग कॉफी शॉप में बैठ के काम करते हैं। तो जो कॉफी शॉप है ना वो क्या हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। तो आपके साथ अगर मैं कौन हूं, मैं रजिस्टर्ड ऑफिस हूं, मेरे ऑफिस में आकर आपने बोला कि आपको क्या करना है, कंपनी खोलना है, तो मेरे को अगर आपको कांटेक्ट करना है ना तो कहां पे करूं मैं, एक एड्रेस तो देकर जाओ। तो वो जो कॉफी शॉप है ना वही होगा एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहां पे बैठ के आप काम करते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? Particulars of name including surname of the family names, residential address, भैया ये पूरा रीड करना है, सब कुछ दे देना, मतलब जन्म कुंडली जो है पूरा दे देना है, नाम देना, पता देना है, फैमिली में कितने बंदे हैं, सरनेम देना है, रजिस्टर्ड रेसिडेंशियल एड्रेस देना है, नेशनलिटी बताना है, इंडिया के हो या पाकिस्तान के वो बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के हो तो बेटा पॉसिबल नहीं है। Particulars every subscribers to the memorandum along with the proof of identity, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड ले लो, उसके बाद आपका वोटर कार्ड ले लो, ठीक है, पैन कार्ड ले लो, कुछ तो लेकर जाओ। उसके बाद देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और कितना चाहिए सर, बहुत चाहिए। देखो particulars of the person mentioned in the articles of the first directors of the company, their names including surname और family name, ठीक है। आर्टिकल्स में देखो सुनो, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो कहीं पर भी आपने लिख के रखा है कि मेरा जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है कंपनी का ये बंदा जो है, एमओए में लिख के रखोगे ना आप कि ये जो बंदा है, ये बंदे जो है ना ये फर्स्ट डायरेक्टर है मेरी कंपनी के, ठीक है। सर जी, आरओसी जी, माई बाप सुनो ना मेरा बात, ये जो बंदे हैं ना ये मेरे फर्स्ट डायरेक्टर्स है, अपने कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स होना चाहिए, इंक्लूडिंग मी, मैं भी फर्स्ट डायरेक्टर ही हूँ। तो कंपनी जी एक काम करिए, मतलब आरओसी जी आप एक काम करिए, मेरा ये जो 5 नाम है ये फर्स्ट डायरेक्टर्स आप लोग नोट करके रख दीजिए कि ये है। तो आरओसी ने बोला बेटा एक काम करो, ये फर्स्ट डायरेक्टर्स बनने वाले हैं ना, ये फर्स्ट डायरेक्टर्स आप इनको घोषित करने वाले हो एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनका DIN चाहिए मेरे को, ठीक है। मैं कौन हूँ, मैं आरओसी हूँ,
आरओसी क्या क्या मांगेगा, DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस मांगे, नेशनलिटी मांगे, वही बेसिक चीजें मांगने वाला है। उसके बाद और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सर कंपनी फॉर्मेशन के लिए, सर मतलब थक चुके हम लोग, और चाहिए देखो ना, particulars of the interest of the person mentioned in the articles of the first directors of the company and other firms or body cooperate along with their consent to act as the director of the company in such other form and manner। इजी है समझो। क्या बताया कि आप क्या हो, डायरेक्टर हो। आप डायरेक्टर, देखो डायरेक्टर बनने के लिए ना बहुत सारी चीज है ना वो ध्यान में रखना होता है। डायरेक्टर बनने वाले हो आप, तो डायरेक्टर बनने के लिए बहुत सारी चीज ध्यान में रखना होता है। तो अगर आप डायरेक्टर बनने चाहते हो, फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहते हो ना, तो आपका जो किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट है कोई भी अलग कंपनी में, इंटरेस्ट इन द सेंस कि वो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वैसा इंटरेस्ट नहीं, हाँ वैसा भी हो सकता है, लेकिन सुनो किसी भी और कंपनी में आप शेयर होल्डिंग करके रखे हो, नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा आप शेयर होल्डिंग करके रखे हो, किसी भी एसोसिएशन के साथ आप रिलेटेड हो, सब जन्म कुंडली जो है वो आप देकर रखना चाहिए आपको, ठीक है, वो जन्म कुंडली दे के रखना है आपको। पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्संस मेंशन द आर्टिकल्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स, समझे। इन अदर फॉर्म्स में दूसरे फॉर्म्स में आपका कोई इंटरेस्ट है, आप डायरेक्टर हो, तो आप बता के रखो, सो दैट इन फ्यूचर आपका काम निकालने के लिए आप उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे जो आप रिलेटेड हो पहले से, वैसा दुर्घटना नहीं घटने के कारण, शेयर होल्डर को चकमा नहीं देने के कारण, ठीक है, सो दैट ये सब ना हो गलत चीज, तो आपको हर इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। अदर फर्म कह लो, बॉडी कॉर्पोरेट कह लो, अलोंग विद द कंसेंट टू एक्ट एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन सच अदर मैनर, ठीक है। या फिर पकड़ लो, आप एक चीज पकड़ो, या भी यही हो सकता है कि आप दूसरे कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर हो और इस कंपनी में भी डायरेक्टर होना चाहते हो, तो आप जो दूसरे कंपनी में डायरेक्टर हो ना वो भी बता दो, वो पर्टिकुलर्स का भी डिटेल आप दो कि आप दूसरे कंपनी में डायरेक्टर हो, उस कंपनी में अलग कंपनी में डायरेक्टर ऑलरेडी हो आप, समझे। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट देखो, ये तो भैया 1 नंबर पॉइंट था, ये मैंने 1 नंबर पॉइंट एक्सप्लेन किया अभी तक, 2 नंबर पॉइंट उसके बाद खत्म भैया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर पॉइंट देखो क्या बताया इन्होंने, The registrar on the basis of documents and information filed above shall register all the documents and information referred in the subsection in the register issue a certificate of incorporation in the effect of the। तो रजिस्ट्रार को अगर पसंद आया है आपका जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया, अगर सब वेरीफाइड हो जाए, रजिस्ट्रार ने वेरीफाइड करा दिया, तो आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट जो है वो दे देगा, ठीक है। आपको मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो ना फॉर्म नंबर और सेक्शन नंबर्स का मतलब पूरा लाइन लग जाता है एग्जीक्यूटिव में। आपको तो बस बेसिक प्रोविजन पर आ रहे हैं, फॉर्म नंबर सेक्शन नंबर दिया ही नहीं इंस्टीट्यूट ने, बोले कि बेटा अभी इजी पढ़ लो, जब एग्जीक्यूटिव में आओगे ना तब फॉर्म नंबर दे के आपका पूरा मतलब हलवा निकाल देंगे हम लोग। तो वही बात है, यहाँ पे प्रोविजंस जो है अच्छे से पढ़ लो, एग्जीक्यूटिव में जाके क्या करना है, बस नंबर ही तो रीड करना है, ओके, सेक्शन नंबर्स, फॉर्म नंबर्स, ऑल दैट। ओके, रजिस्टर ने क्या बताया कि हाँ जी अगर मेरे को सब कुछ ठीक लगा तो मैं आपको इशू कर दूंगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद देखो, ऑन दी फॉर्म एंड डेट मेंशन द सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन इशूड रजिस्ट्रार शैल अलॉट टू द कंपनी अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो रजिस्ट्रार कंपनी को, उसका जो रजिस्ट्रार जो फॉर्म देगा ना कंपनी को कि ये लो आपका फॉर्म, ये लो आप रजिस्टर्ड हो चुके हो, तो उस फॉर्म में ना रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी देने वाला है, CIN कहते हैं उसको, सिन को लेकर भी बहुत बढ़िया एक कॉन्सेप्ट मेरे मतलब सर पे घूम रहा है, मेरे को मतलब बहुत ज्यादा इच्छा कर रहा है मैं एक्सप्लेन करूं, लेकिन आप लोग बोलोगे कि सर इतना आउट ऑफ टॉपिक क्यों जा रहे हो सर, तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं किसी ना किसी दिन अगले टॉपिक्स में सिन वाला एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रिलायंस का सिन में नंबर लेके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या होता है बेटा सिन नंबर। सिन नंबर में देखो, सिन नंबर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिकली। सिन क्या होता है ना, आपका जो कंपनी है किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, कब फॉर्म हुआ है, सब कुछ एक नंबर में आ जाता है, मतलब पूरा जन्म कुंडली एक नंबर में आ जाता है। उस नंबर को मैं तोड़ करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि तोड़ के इस नंबर का क्या क्या मतलब होता है, नंबर्स का। बढ़िया मजा आ जाएगा मतलब, तो बाद में, ठीक है। तो ये हो चुका है, अभी पॉइंट नंबर 4 आ जाओ। The company shall maintain and preserve at its registered office copies of all document। हाँ जी, कंपनी क्या करेगा, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, अपने ऑफिस में हर डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनली फाइल जो है वो सब कुछ अपने को अच्छे से रखना है अब टिल इट्स डिसोल्यूशन, मतलब जब तक कंपनी बंद ना हो जाए तब तक अच्छे से सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रखना है, ठीक है, ओरिजिनल कॉपीज। उसके बाद देखो, इफ एनी पर्सन फर्निशेस एनी फॉल्स और इनकरेक्ट, बेटा अगर कोई भी गलत चीज की है ना, फॉल्स डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया रजिस्ट्रार को, तो आपको 447 के तहत 447, चलो फाइनली एक सेक्शन तो आया, मेरे को मजा आ रहा है।
सेक्शन 447 क्या है पता है? फ्रॉड का सेक्शन है 447। तो फ्रॉड के सेक्शन के तहत आपको या तो जेल या तो जुर्माना, कुछ ना कुछ तो भरना पड़ेगा, पनिश कर देंगे अपने को आपको इन सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 447। अगर आपने उल्टा सीधा डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो हो चुका है नंबर 5 खत्म बेटा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इतना ही था। ओके, इजी लगा सर? इजी था, बहुत इजी था सर। ओके, इजी है, बहुत इजी है। अपना नोट बनाओ, अच्छे से नोट बनाओ, यही से ही पढ़ना है। अच्छे से नोट बनाओ और अंडरस्टैंड करो, ठीक है? अंडरस्टैंड करो, बस टॉपिक खत्म हो चुका है, बात। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे जाए हम लोग। शेयर कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बताना है मेरे को, आपको ये एक्सप्लेन कर दूं मैं। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, तो ठीक है, एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सब आपको रीड करना है। आप लोग बड़े बच्चे बन चुके हो, आपको पता है कि सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या होता है। अकाउंट्स वाले बच्चे हो ना, साइंस वाले बच्चों के लिए मैं एक लाइन में समझा दे रहा हूं। ओके, इशू कैपिटल क्या होता है ना, कंपनी जो है ये पकड़ लो ए लिमिटेड, शेयर्स जो है ना, शेयर बेटा, शेयर जो है ना वो इशू करता है पब्लिक के लिए, सो दैट पब्लिक सब्सक्राइब करे इन शेयर्स को। तो पकड़ लो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किया, तो वो हो जाता है इशूड कैपिटल। ओके, वो हो जाता है इशूड कैपिटल। तो पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए जितना शेयर कैपिटल कंपनी इशू करता है उसको कहते हैं हम लोग इशूड कैपिटल। ए ने शेयर इशू किया कितना, 1 लाख, उसमें से पब्लिक ने जितना खरीदा, 1 लाख से पकड़ लो 90,000 खरीदा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितना पब्लिक ने खरीदा उसको कहते हैं हम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, पकड़ लो, कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, पकड़ लो आपका जो शेयर्स है ना, आपने क्या किया, आपका एक शेयर का दाम पकड़ लो 100 रुपए है, आपने बहुत सारे शेयर्स खरीदे लेकिन एक शेयर का दाम 100 रुपए। क्या कंपनी एक साथ सारे पैसे मांग लेते? एक्चुअल में देखा जाए तो कंपनी एक साथ सारे सारे पैसे, शेयर्स के पैसे मांग लेते इन रियल लाइफ में ये होता है, लेकिन अपने अकाउंट में बेटा इंस्टीट्यूट का क्या है, मतलब आजकल के एजुकेशन सिस्टम का क्या, आपके दिमाग को निचोड़ के रख देना। क्यों निचोड़ के रख देना? तभी तो पता चलेगा किसमें कितना है दम। तो ये जो शेयर है ना, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट या जितनी भी अकाउंट्स की बुक है, अकॉर्डिंग टू देम, ये जो शेयर है ना 100 रुपए, वो लोग थोड़ा थोड़ा करके मांगते। पकड़ लो 20 रुपए मांगा, उसके बाद 30 रुपए मांगा, उसके बाद 20 रुपए मांगा, उसके बाद 30 रुपए मांगा। ओके, ऐसे करके 100। तो जितना पैसा कंपनी ऑलरेडी मांग चुका है, पकड़ लो 20 और 30 कंपनी मांग चुका है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल। जो मांगा है कंपनी ने, जरूरी नहीं है आपने पे कर दिया, समझो, अगर पे नहीं किया तो आपका शेयर तो चला जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन कंपनी ने जितना मांगा उसको कहते हैं हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल। पेमेंट करने के लिए आपको बोल रहे कि सर इतना पेमेंट कर दीजिए, 50 रुपए का पेमेंट कर दीजिए, और जितना आपने पेमेंट किया ना भैया, उसको कहते हैं लोग पेड अप शेयर कैपिटल। पकड़ लो 30 और 20 है ना, 50 है, 30-20 कितना है, 50 है। तो 50 में से अगर पकड़ लो आपने बस 20 रुपीज दिया, 30 रुपीज बाद में देना, मेरे को नहीं देना, बाद में देना, तो उसको हम लोग कहेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। पेड मतलब कितना आपने पेड कर दिया ऑलरेडी। क्लियर है बात? ओके, पेड अप कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिफरेंस समझ लो। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझो, इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है ना, जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो हो जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 ही प्रकार के शेयर होते हैं, तो जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है वो हो जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इतना समझ में आ चुका है? अभी अपने को सिर्फ समझना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसको कहते हैं। देखो, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या है ना, कि प्रेफरेंस शेयर को जब डिविडेंड, शेयर के ऊपर क्या मिलता है, अपने को डिविडेंड मिलता है, तो सबसे पहले ये प्रेफरेंस के बंदे हैं, ये इक्विटी के बंदे हैं, ये प्रेफरेंस के बंदे हैं, ये इक्विटी के बंदे हैं। तो डिविडेंड सबसे पहले अपने को देना है, प्रेफरेंस को डिविडेंड देना है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर सबसे पहले जो डिविडेंड मिलता है वो मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद इक्विटी को, उसके बाद इक्विटी को। देखो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ईदर एज ए फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट व्हिच में ईदर बी फ्री ऑफ सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स एंड, ठीक है, प्रेफरेंशियल राइट्स। देखो यहां से पढ़ते आ जाओ।
फिर आपको समझ में आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस द पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी व्हिच कैरीज, देखो व्हिच कैरीज और वुड कैरी प्रेफरेंशियल राइट, मतलब ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है आपको किस चीज के ऊपर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस प्रेफरेंशियल को मिलता है। पहले प्रेफरेंस को पे पर उसके बाद में बचा तो बेटा इक्विटी को भी दे दियो। उसके बाद रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल paid up or deemed to be been paid up whether or not this is preferential right to be payment of the fixed premium or any fixed scale specified in memorandum of articles of the company। शॉर्टकट में आपको समझा देता हूं कि ये प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या है। अकाउंट्स वाले बच्चे तो अब तक स्किप कर चुके होंगे ये टॉपिक, वो बोलेंगे सर आपसे ज्यादा मेरे को आता है, सर आपसे ज्यादा मेरे को आता है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या है। तो उन बच्चों के लिए बेटा थोड़ा देर बैठ लो, बेटा साइंस वाले बच्चे भी हैं जो आते हैं ईएटी देने के लिए, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं, 2 मिनट बैठ जाओ। मैं एक बार इरेज कर देता हूं, ठीक है, ये वाला चीज। ये अगर आपको लिखना हो ना तो आप लिख भी सकते हो, यहाँ से ज्यादा ही नॉलेज दूंगा आपको मैं, यहाँ पे जितना लिखा है बहुत लिमिटेड लिखा है। तो प्रेफरेंस है, ये प्रेफरेंस शेयर है, ये इक्विटी शेयर है। ओके, इसका डिफरेंस देखो। प्रेफरेंस शेयर का ना बेटा फिक्स्ड रेट रहता है, फिक्स्ड रेट रहता है आपके डिविडेंड पेमेंट के ऊपर। ओके, क्या रहता है, फिक्स्ड रेट रहता है आपके डिविडेंड पेमेंट के ऊपर। और ये जो इक्विटी शेयर है ना, इसका डिविडेंड जो है ना फ्लक्चुएट करता है, मतलब फिक्स्ड नहीं रहता, नॉट फिक्स्ड, वो अर्निंग के ऊपर होता है इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड। ओके, उसके बाद देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्चुअली ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ना दे आर दी ओनर्स। इक्विटी शेयर जो है वो होता है ओनर ऑफ दी कंपनी, क्योंकि इक्विटी शेयर कौन बंदा लेगा, जो ओनर होगा वही ना लेगा। प्रेफरेंस शेयर तो फिक्स रेट है, लेकिन इक्विटी शेयर का रिस्क इतना कौन ले रहा है बेटा, जो ओनर है वही तो लेगा, तो वो होता है ओनर ऑफ द कंपनी। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एक्चुअली नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स में ना बेटा वोटिंग राइट्स नहीं मिलता आपको, वोटिंग राइट्स जो है ना नहीं मिलता, एक्सेप्ट इन केस कि आपकी बिरादरी के लोगों के लिए, मतलब सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स कि बिरादरी के लोगों के लिए कुछ डिसीजन लेने जा रहा है कंपनी, तब आप वोट कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो जितने भी केसेस है ना, उसमें आप जो प्रेफरेंस शेयर जो है ना वाले बंदे जो है ना, वो वोटिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स तो बेटा उनके पास वोटिंग राइट रहता है। समझ में आ रहा है? इतना डिफरेंस मैं आपको समझा दिया कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, देखो पेमेंट ऑफ डिविडेंड में यहाँ पे भी बताया कि फिक्स रेट रहता है कि नहीं, लेकिन इक्विटी शेयर में फिक्स रेट नहीं रहता है। मैंने इक्विटी शेयर का इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि इक्विटी शेयर में कुछ लिखा नहीं है। ओके, तो ये आप जो है आप लिख सकते हो ये वाला चीज, और यहाँ पे कुछ नहीं बताया, यहाँ पे यही है रीपेमेंट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। हाँ जी, अगर कंपनी बंद हो रहा है ना, देखो कंपनी जब आप बंद होने के कगार पे है तो सबसे पहले पेमेंट किसको किया जाएगा, सबसे पहले पेमेंट भाई मेरे, सबसे पहले पेमेंट भाई मेरे किया जाएगा अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद इक्विटी लास्ट में अगर बचा कुछ है ना तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई मेरे? इजी है भाई मेरे? नेक्स्ट आ जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस किस को करना है बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी, और किन बच्चों को लग रहा है सर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सर आज के लिए इतना तक रखता है, फटाफट कर लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहते हो, कर ले? चलो फर्स्ट डायरेक्टर जो है वो हम लोग बाद में करेंगे, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समझ लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है। ओके, अपने सबको पता है कि कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर से भिन्न है। ओके, ये है कंपनी, ये अपना मेंबर। पकड़ लो, 2 मेंबर है, एक है प्रत्युष और एक है सिमरन, ये 2 मेंबर्स है अपने कंपनी के, ठीक है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, हैविंग ए डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी, तो बता ये जो कंपनी है ना ये प्रत्युष से भी अलग है और सिमरन से भी अलग है, समझे। उसके बाद देखो हैविंग एवरीथिंग ऑफ इट्स ओन, हैविंग एवरीथिंग इट्स ऑफ ओन मतलब कंपनी पूरा ही अलग है बेटा, सब कुछ जो है कंपनी का अलग है और इन लोगों का अलग है, ये अलग अलग है। लेकिन कंपनी को चलाने के लिए ना, इस कंपनी को चलाने के लिए इट इज मैनेज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। कंपनी तो बेटा एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन इट इज मैनेज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। कौन ह्यूमन? फॉर एग्जांपल दिस 2 गाइस, ओके, 1 गर्ल एंड 1 गर्ल,
यहाँ पर देखो, the people who runs it are known as board of directors. The people who runs it are known as board of directors. जो बंदे इस कंपनी को चलाते हैं ना, उनको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा प्रत्युष और सिमरन, दे आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ व्हाट, ऑफ दिस कंपनी. ओके, डायरेक्टर्स एक्टिंग कलेक्टिवली आर नोन एज बोर्ड. तो हम लोग बोर्ड, कभी कभार आप मतलब नॉर्मली अगर आप बोलोगे ना बेटा बोर्ड बोर्ड बोर्ड, या बोर्ड मतलब क्या, बोर्ड एग्जाम्स नहीं बेटा, बोर्ड बोर्ड मतलब कलेक्टिव डायरेक्टर्स, मतलब जो डायरेक्टर्स हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं बोर्ड. समझे? उसके बाद देखो, द डायरेक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. जो डायरेक्टर्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनटू द डे टू डे फंक्शंस ऑफ द कंपनी. ओके, इट इज द बोर्ड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस. तो ये जो बंदे है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो कंपनी है वो डूबेगा या फिर ये उठेगा. फॉर एग्जाम्पल कंपनी अगर डूब रहा है ना, कंपनी अगर डूब रहा है, गलती किसका है? प्रत्युष का. चला नहीं पाया बेटा कंपनी तू अच्छे से. कंपनी अगर ऊपर जा रहा है तो गलती क्या है? गलती है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सिमरन का. कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है. समझ में आ रहा है? तो ये हो जाता है डिफरेंस. तो अगर कंपनी अच्छा चल रहा है या फिर बुरा चल रहा है, सब इन दोनों के ऊपर आने वाला है. समझ में आ रहे हैं? क्लियर है भाई? उसके बाद क्या बताए यहाँ पे कि सेक्शन 2 जो है ना ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड इन रिलेशन टू द कंपनी मींस द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स द कंपनी. द टर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मींस अ बॉडी ड्यूली कंसिडर्ड टू डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. बेटा इंग्लिश तो मतलब सबको आता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस लिए बनाया होता है? सुपरवाइज करने के लिए अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 10. ये क्या है? किसका डेफिनेशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का? As per section 149 of the Companies Act, the board of directors of every company shall consist of individual only. Thus, no body, corporate, association or firm shall be appointed as a director. तो अपने को अगर डायरेक्टर अपॉइंट करना है ना, डायरेक्टर कोई बंदा ही होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग. कोई भी अलग कंपनी इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता. कोई भी कंपनी या फिर बॉडी, कॉर्पोरेट क्या लो, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता एक कंपनी का. समझ में आ रहा है? सेक्शन 149(3) क्या बताया कि प्रोवाइड्स दैट एवरी कंपनी को ना एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए बेटा. एक रेसिडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए. एक कंपनी है उसमें हर कोई जो डायरेक्टर है वो विदेशी डायरेक्टर है. समझो, इंडिया में रहता ही नहीं है, बाहर में रहता है. सब लोग NRI है, बंदे बाहर में रहते हैं, इंडिया में नहीं रहना उनको डायरेक्टर्स. ऐसा नहीं होता. एक बंदा तो होना चाहिए जो कि रेसिडेंट डायरेक्टर है, जो कि पिछले साल उन्होंने कम से कम 182 डेज इंडिया में रह के गुजारे हैं. वो वाला एक बंदा तो कम से कम रहना चाहिए पूरे साल में. समझ में आ रहा है? एक साल में 182 डेज एवरी ईयर का कंटिन्यू करके एक बंदा तो होना चाहिए इंडिया का. समझ में आ रहा है? 182 डेज. बाकी टाइम आप फॉरेन में रहो, कोई दिक्कत नहीं है. समझे? ये हो गया आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. BOD क्लियर हुआ? BOD क्लियर हुआ. तो उसके बाद फर्स्ट डायरेक्टर्स पढ़ेंगे हम लोग कल. रोटेशनल डायरेक्टर्स के बारे में समझेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है. ये सब टॉपिक्स है. रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, रिमूवल को कैसे हम लोग निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ है यहाँ. तो आज के वीडियो में भाई लोग इतना तक ही रखते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया एंड यू वांट मोर वीडियोस एंड यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, देन टेक द हेल्प ऑफ दिस वीडियोस नाउ and go to the subscribe button of this channel. Subscribe this channel, like, share this video among your friends and family. भैया मेरे को सपोर्ट करो तो मैं आप लोग को सपोर्ट करने में सक्षम रहूंगा, है कि नहीं? तो सपोर्ट मी, थोड़ा मोटिवेट करो. कमेंट में बोलो कि हाँ सर वीडियो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, अंडरस्टैंडेबल हुआ, इजी था. अगर इजी लगा तो प्लीज बता दो कि इजी था सर. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन. हैप्पी लर्निंग.